एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी HSJ01। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने क्लास 12 की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 जो था किंग फार्मस एंड टाउन उसको डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे 600 BC के आसपास हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में 16 महाजनपदों का जो होता है वो उदय होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि 400 BC के आसपास जो मगध महाजनपद होता है वो इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर करके आता है। आज के इस वीडियो के अंदर होता है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या फिर यूं कहें हमारे भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके सबसे पहला प्राथमिक, ठीक है, जो सबसे पहला ताकतवर समृद्ध साम्राज्य था, ठीक है, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में जो था आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना जो थी वो बेसिकली 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो चाणक्य की मदद से, जो नंदवंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको परास्त करके मौर्यन एम्पायर की स्थापना 321 BC के अंदर की थी। हालांकि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, इसकी नींव रखी थी, और उनके समय में जो मौर्यन एम्पायर की जो टेरिटरी जो थी वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन अगर हम मौर्यन एम्पायर के एक्चुअल टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है, मतलब कि मौर्यन एम्पायर का जो वास्तविक विस्तार जो था वो बेसिकली अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में ही जो था वो मौर्यन एम्पायर अपने चरम स्तर पे पहुंचा था। दूसरी बात जो यहाँ पे दोस्तों आती है वो आती है इसके सोर्सेस से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली जो होता है हम उन सारे सोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी मदद से मौर्यन एम्पायर का जो पूरा इतिहास है उसको लिखा गया है। इसमें सबसे पहला जो सोर्स हमारा आता है वो आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आते हैं और दूसरा हमारे आते हैं लिटरेरी सोर्सेस। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बेसिकली हमारे जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमको स्टोन्स के ऊपर या फिर पिलर्स के ऊपर देखने को मिले हैं, वो सबसे बेस्ट सोर्सेस हैं मौर्यन एम्पायर के इतिहास को लिखने के। ठीक है, अशोक ने जो था अपने शासनकाल के दौरान जो था बहुत सारे अभिलेख जो थे पत्थरों के ऊपर या फिर पिलर्स के ऊपर जो था लिखवाए थे, और ये सारे अभिलेख जो थे, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो थे जो हमको बरामद हुए, ये सबसे जो था बेस्ट सोर्सेस है हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। इसके साथ साथ दूसरा अगर हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेस में बेसिकली हमारी वो बहुत सारी बुक्स आती हैं, अकाउंट्स आते हैं या फिर टेक्स्ट आते हैं जिनके मदद से हमने मौर्यन एम्पायर के इतिहास के बारे में काफी कुछ जाना। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपके, इसमें सबसे पहला नाम दोस्तों आता है वो आपके अर्थशास्त्र का आता है, अर्थशास्त्र का आता है, जिसकी रचना आप सबको पता है वो चाणक्य ने की थी। इस अर्थशास्त्र की जो बुक है इसकी मदद से हमको मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ जानकारी देखने को मिलती है, इसके इकोनॉमी के बारे में, यहाँ का जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में जो था हमको अर्थशास्त्र से काफी ज्यादा जानकारी जो होती है मौर्यन एम्पायर के बारे में मिलती है। दूसरी बुक जहाँ पे आती है वो है इंडिका। इंडिका, इस इंडिका बुक की रचना जो थी वो बेसिकली मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज जो था वो बेसिकली में एक ग्रीक एम्बेसडर था, एक ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जिसको जो ग्रीक के शासक जो थे उस समय के, जिनका नाम था सेलेकस निकेटर, उन्होंने मेगास्थनीज को जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो जब मेगास्थनीज होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है तो यहाँ पे आने के बाद जो होता है, जो कुछ भी उसने देखा उसने उन सभी चीजों को जो था अपनी बुक इंडिका जो थी उसमें उनको लिखा, और यह इंडिका बुक जो होती है वो हमारे लिए जो होता है बहुत ही बेस्ट सोर्स बनती है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। इंडिका की बुक से जो होता है हमको, यानी कि मेगास्थनीज की जो बुक है, इससे हमको सोसाइटी के बारे में काफी कुछ जो था पता चलता है, सोसाइटी के बारे में मौर्यन एम्पायर के। जैसे कि मेगास्थनीज ने तो इसमें बताया कि मौर्यन एम्पायर के दौरान जो था स्लेवरी सिस्टम जो था
दास्य प्रथा जो थी वो बिल्कुल भी मौर्यन एम्पायर के समय में नहीं थी, ऐसा मेगास्थनीज ने अपने बुक के अंदर लिखा है। इसके साथ साथ जो था इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमको बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि आर्मी के कंपोनेंट जो थे कौन कौन से थे, अभी जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कमिटीज थी, ठीक है, जो कि आर्मी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती थी, उन सब के बारे में जो था मेगास्थनीज ने काफी अच्छी जानकारी दी है। इसके साथ साथ हमारे जो बुद्ध के बुद्धिस्ट हो गए, जैन, पौराणिक, और यहाँ पे जो लेटर हैं, ठीक है, अर्ली वाले नहीं, जो बाद के समय में लिखे गए बुद्ध के टेक्स्ट हैं, जैन के टेक्स्ट हैं, पुराणिक जो टेक्स्ट हैं, और इसके साथ साथ जो संस्कृत टेक्स्ट हैं, इन सब के टेक्स्ट की मदद से भी हमको मौर्यन एम्पायर के सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ पता चलता है। आई होप आपको ये सारे के सारे जो सोर्सेस थे जिनकी मदद से मौर्यन एम्पायर के इतिहास को लिखा गया है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से, वो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ये टॉपिक दोस्तों आपके 3 मार्क्स के लिए जो था बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों प्लीज इस चीज को जो था ध्यान रखिएगा। और अगला टॉपिक दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज उसको बहुत अच्छे से जो था ध्यान से पढ़िएगा। अगर इस चैप्टर से 8 मार्क्स का कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है तो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है। सो प्लीज इसको आप बहुत 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 ध्यान से जो था पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर दोस्तों मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि मौर्यन एम्पायर जो था वो बेसिकली आपका मोनार्की सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। मोनार्की सिस्टम के ऊपर जो था वो बेस्ड था, क्योंकि हाँ मोनार्की सिस्टम के ऊपर जो था मौर्यन एम्पायर का जो गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो टोटली बेस्ड था, जहां पे क्या था, जो राजा होता था, जो किंग होता था, वो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। सारी की सारी जो पावर होती थी, जो अथॉरिटी होती थी, वो किंग के हाथों में जो सेंट्रलाइज होती थी। और किंग जो होता था वो सारे के सारे जो सिस्टम थे, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिकल सिस्टम हो, चाहे मिलिट्री सिस्टम हो, या फिर रेवेन्यू सिस्टम हो, सबका जो था, जो अल्टीमेट लीडर जो होता था, जो सुप्रीम लीडर होता था, वो किंग होता था। ठीक है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर का जो अल्टीमेट लीडर होता था वो एक्चुअली में किंग ही होता, ठीक है, था। किंग के एडवाइस के लिए, ठीक है, किंग की मदद के लिए जो था एक मंत्री परिषद उस समय होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी। जैसे आज हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को मदद करने के लिए, उसी तरीके से उस समय राजा की सहायता के लिए जो था एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद के अंदर जो था बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे, जैसे कि एक तो युवराज होता था, युवराज का मतलब कि जो क्राउन प्रिंस होते थे वो, और इसके साथ साथ इसमें जो था पुरोहित आते थे, पुरोहित मतलब कि जो चीफ प्रीस्ट होते थे वो आते थे। और इसके साथ साथ जो था इसके अंदर सेनापति आते थे, सेनापति मतलब कि कमांडर इन चीफ, जो सेना के जो थे अध्यक्ष होते थे वो आते थे। और भी इसके साथ जो था बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इसके अंदर आते थे, जैसे कि रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया, ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ पे होता है बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वैसे भी और इसमें बहुत सारे मिनिस्टर होते वो आते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जो है गौर करने वाली जो है वो ये है कि हमारे जो इतिहासकारक हैं उनके हिसाब से पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर था, अगर हम पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इस पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था ये एब्सेंस था। मतलब कि हमारे इतिहासकार जो है ऐसा मानते हैं कि पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा होगा, ऐसा पॉसिबल जो था वो नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे इतिहासकारों का होता मानना है। अब हमारे इतिहासकार जो था ऐसा क्यों मानते हैं कि पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था एब्सेंस था? क्योंकि देखिए बात यहाँ पे जो था वो ये है कि मौर्यन एम्पायर जो था ये कोई बहुत छोटा मोटा सा एम्पायर नहीं था। मौर्यन एम्पायर जो था बहुत बड़ा जो था एम्पायर था। अगर हम जर्नल टेरिटरी की बात करें कि मौर्यन एम्पायर कितने कहां तक फैला हुआ था, तो अगर हम अपने साउदर्न रीजन को छोड़ दें तो बाकी का जो पूरा भारत जो था हमारा, उधर अफगानिस्तान तक लेकर के पूरा भारत जो था मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था।
ठीक है, तो ये बहुत विशाल एम्पायर था। और इसके साथ साथ ये था कि मौर्यन एम्पायर के अंदर जो टेरिटरीज इंक्लूडेड थी, ठीक है, जो भी प्रोविंसेस इंक्लूडेड थे वो अपने फिजिकल फीचर में जो था काफी ज्यादा डिफर करते थे। जैसे कि अफगानिस्तान का जो एरिया है, जैसे अगर हम अफगानिस्तान के एरिया की बात करें तो अफगानिस्तान का जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है पूरा, बहुत सारे पहाड़ वहाँ पे दो तरह के पाए जाते हैं। उसी तरीके से हम अपने जो नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, जैसे यूपी बिहार वाला रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, हमको प्लेन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हम उड़ीसा के साइड की बात करें यानी ईस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पे हमको कोस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी टेरिटरीज थे जो कि मौर्यन एम्पायर के अंदर इंक्लूडेड थे, वो अपने फिजिकल फीचर के अंदर, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा डिफर करते थे, बहुत ज्यादा जो थे एक दूसरे से अलग थे। और इसके साथ साथ क्या था, मौर्यन एम्पायर जो था बहुत बड़ा एम्पायर भी था। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो इतिहासकारक हैं वो कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर के अंदर, पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात जो थी दोस्तों हमारी यहाँ पे ये है कि जो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर था, जो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर था, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौर्यन एम्पायर को जो था अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए क्या था, मौर्यन एम्पायर को 5 प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया था। मौर्यन एम्पायर को 5 प्रोविंसेस के अंदर जो था वो बांटा गया था। अब ये 5 प्रोविंसेस जो थे वो कौन कौन से थे उनको हम देखने वाले हैं। जैसे आज हमारा भारत है ना, भारत को हमारे गवर्नेंस के लिए क्या कर रखा है हमने, 27-28 राज्यों के अंदर बांट कर रखा है। उसी तरीके से हमारा जो मौर्यन एम्पायर जो था उसके भी अच्छे तरीके से गवर्नेंस के लिए इसको 5 प्रोविंसेस के अंदर था बांटा गया था। अब ये 5 प्रोविंसेस कौन कौन से थे उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए मौर्यन एम्पायर जो था सबसे पहले तो आता है हमारा मौर्यन एम्पायर पूरा का पूरा, इसको 5 प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया था। जैसे कि इसमें पहला आता है हमारा उत्तर पाठ, उत्तर पाठ आता है पहला। उत्तर पाठ मतलब नाम से आपको क्लियर होगा, ये होगा नॉर्दर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल जो थी हमारी वो तक्षशिला थी, जो नॉर्दर्न प्रोविंस था। दूसरा हमारा आता है दक्षिण पाठ, दक्षिण पाठ आता है। दक्षिण पाठ आपको नाम से क्लियर होगा, इसका नाम था साउदर्न प्रोविंस, यानी कि इसकी कैपिटल जो थी वो सुवर्णगिरी थी। और इसके साथ तीसरा जो प्रोविंस आता है वो आता है कलिंग। कलिंग जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ईस्टर्न साइड में। इसकी कैपिटल जो थी उस समय तोसली थी, तोसली। और इधर आता है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, ठीक है, ये उस समय का वेस्टर्न प्रोविंस था, वेस्टर्न प्रोविंस था उस समय का। अवंती राष्ट्र की कैपिटल जो थी आपकी उज्जैनी थी। और इसके साथ साथ जो 5वां प्रोविंस आता है वो आता है प्राची। प्राची प्रोविंस के अंदर बेसिकली क्या था, हमारा ईस्ट और जो सेंट्रल प्रोविंस था, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वो आता था। और इसकी कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो थी वो प्राची जो प्रोविंस था इसकी कैपिटल तो थी, और इसके साथ साथ क्या था, पाटलिपुत्र पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर की भी कैपिटल थी। इस पूरे जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोविंसेस को दिया है, इसको मैं थोड़ा सा एक मैप के जरिए जो आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये होता है एक इंडिया का जो मैप है, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज। अगर इसमें उत्तर पार्ट की बात करें तो ये हमारा नॉर्दर्न का पार्ट उत्तर पार्ट हो गया, ये हमारा इधर कलिंग का पार्ट हो गया, इधर हमारा अवंती राष्ट्र हो गया, इधर हमारा आपका दक्षिण पार्ट हो गया, और ये बाकी का जो इधर थोड़ा सा ईस्ट का पार्ट बच गया और जो सेंट्रल पार्ट हो गया, इसको जो था हम प्राची रीजन जो था वो कहा करते थे। तो कुल मिला करके हम जो था यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर जो था 5 मेजर जो थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो था 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। ये 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से थे, पहला तो कैपिटल प्राची की और पूरे मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। दूसरी हमारी तक्षशिला और सुवर्णगिरी और उज्जैनी और तोसली, ये 5 जो थे हमारे वो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे बात जो आती है वो ये है कि हालांकि हमारे जो इतिहासकारक हैं उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसका होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इन सारे
प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर और जो एम्पायर की कैपिटल थी इसके अंदर और इनके आसपास के जो एरियाज थे वहां पे जो मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी ज्यादा जो था स्ट्रांग था। मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था इन पांचों पॉलिटिकल सेंटर के आसपास काफी ज्यादा मजबूत था। ये बात हमको जो है ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बात यहाँ पे जो और गौर करने वाली वो ये है कि ये जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर चुने गए थे, ठीक है, तक्षशिला हो गया, सुवर्णगिरी हो गया, तोसली हो गया, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, ये पांचों के पांचों जो मेजर पॉलिटिकल सेंटर चुने गए थे इनको पॉलिटिकल सेंटर चुनने के पीछे जो था एक बहुत बड़ा कारण था। इनका लोकेशन जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मौर्यन एम्पायर के अंदर, इसीलिए इन सारी टेरिटरीज को जो था वो पॉलिटिकल सेंटर के रूप में चुना गया था। जैसे कि अगर बात करें तक्षशिला की और उज्जैनी की, तो ये तक्षशिला और उज्जैनी जो थी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क के रूट पे आते थे। मतलब कि तक्षशिला और उज्जैनी जो था इनकी लोकेशन जो थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जो समय का फैला हुआ था उसके रूट के ऊपर लोकेटेड थे। उसी तरीके से सुवर्णगिरी को जो था पॉलिटिकल सेंटर के रूप में साउथ इंडिया में इसलिए चुना गया क्योंकि सुवर्णगिरी जो था वो हमको साउथ इंडिया की जो गोल्ड माइंस है कर्नाटक के अंदर उसके पास लोकेटेड थी, इसलिए वहां पे सुवर्णगिरी को जो था चुना गया। उसी तरीके से आपको पता होगा पाटलिपुत्र, ये गंगा जो गंगा नदी है उसके संगम पे जो था एक तरीके से लोकेटेड है, इसीलिए जो था पाटलिपुत्र जो था वो प्रोविंशियल सेंटर के रूप में या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल के रूप में चुना गया था। आई होप आपको ये सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में थोड़ी बातें जो थी वो और हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं एक एक करके। अगला जो फैक्ट है दोस्तों हमारे मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो ये है कि मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो आर्मी जो थी ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करती थी जो कि लोगों की सुरक्षा को इंश्योर क्या करते थे उस समय। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो है जो मेगास्थनीज जिसको मैंने भी बताया था उसने अपनी बुक इंडिका के अंदर लिखा है कि इस आर्मी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए मौर्यन एम्पायर के अंदर 6 सब कमेटियां थी। आर्मी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए मौर्यन एम्पायर के अंदर था 6 सब कमेटियां मौजूद थी, जिसमें से सबसे पहली कमेटी जो थी वो नेवी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब एक तरीके से नेवी की होती थी। दूसरा जो था वो ट्रांसपोर्ट, दूसरी सब कमेटी जो थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस का ख्याल रखती थी। ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन का मतलब होता है कि जैसे कि आपके सेना के वेपन्स हो गए या फिर इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, उनको लाने का ले जाने का काम जो था वो सेकंड सब कमेटी क्या करती थी। इसके साथ साथ जो था सोल्जर्स के लिए जो खाना होता था और घोड़े वगैरह के लिए जो फॉडर होता था, ठीक है, जो चारा वगैरह होता था उनको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी सेकंड सब कमेटी की थी। और इसके साथ साथ जो था जो सोल्जर होते थे, सोल्जर्स की सेवा के लिए, ठीक है, उनके सर्विसेज के लिए जो पीजेंट की या फिर आप कह सकते हैं आर्टिशंस की, ये सेकंड सब कमेटी जो थी वो रिक्रूटमेंट करती थी ताकि वो जो सोल्जर्स होते हैं उनकी सेवा के लिए उनकी सेवा जो कर सकें। ठीक है, सोल्जर्स की सेवा के लिए जो सेकंड सब कमेटी जो थी वो पीजेंट का और आर्टिशन का रिक्रूटमेंट करती थी ताकि सोल्जर्स की जो था वो सेवा कर सकें। इसमें तीसरी जो सब कमेटी आपकी जो थी वो फुट सोल्जर्स की थी। फुट सोल्जर जो पैदल सैनिक होते हैं ना उनकी। दूसरी हमारी जो थी वो हॉर्स, चौथी जो थी सॉरी वो हॉर्स की थी। ठीक है, जो हॉर्स घुड़सवार वाले जो योद्धा होते हैं उनकी होती है। चौथा जो था वो चैरियटर्स की थी, रथ से जो लड़ते थे उनके, सॉरी पांचवी थी। और छठवीं जो थी वो एलिफेंट सेना की थी। आई होप आपको ये सारी बातें जो थी वो समझ में आ गई होंगी। इन सारी चीजों के अलावा जो था, ठीक है, इतनी सारी चीजें जो थी वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर मौजूद थी। मॉडर्न एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉडर्न एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको स्मूथली चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है, ठीक है, कि अशोक जो थे उन्होंने मॉडर्न एम्पायर को जो था बहुत ही स्मूथली चलाने के लिए और मॉडर्न एम्पायर को आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बनाने के लिए धम्म नीति का भी जो था इस्तेमाल किया था। धम्म नीति का भी इस्तेमाल किया था, अपनी धम्म नीति का। अब ये अशोका की जो धम्म नीति जो थी उसके बारे में भी थोड़ा जो था डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी जानना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बातें जो हम यहाँ पे धम्म नीति के बारे में देखेंगे। अगर दोस्तों हम अशोका की धम्म नीति की बात करें तो अशोका की जो धम्म नीति होती है दोस्तों वो हमको अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमको, मैंने आपको पहले बताया कि स्टोन्स के ऊपर या फिर पिलर्स के ऊपर मिले हुए हैं,
उसके मदद से हमको अशोका के धम्म पॉलिसी के बारे में जानने को मिला है। यानी कि अगर हम धम्म पॉलिसी के सोर्स की बात करें तो अशोका के धम्म पॉलिसी का जो सोर्स होता है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन है। अशोका के जो धम्म प्रिंसिपल है, ठीक है, जो धम्म की जो पॉलिसी है ये एक्चुअली में कुछ सिंपल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स का सेट है। ठीक है, अशोक की जो धम्म पॉलिसी है ये वास्तव में जो होता है कुछ सिंपल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स का जो होता है एक सेट है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है, अशोका ने जो होता है कहा है कि अगर हम धम्म पॉलिसी की बात करें तो उस धम्म नीति के अंदर अशोका ने कहा है कि हमको जो होता है हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके प्रति हमको रेस्पेक्ट रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें अशोका ने कहा है कि हमारे जो सर्वेंट होते हैं या फिर हमारे जो स्लेव्स होते हैं उनके प्रति हमको काइंडनेस रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो था इन्होंने कहा है कि हमको ब्राह्मण्स के प्रति या फिर और दूसरे लोग जो होते हैं जो सन्यासी हैं जिन्होंने दुनिया का त्याग करके जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनके प्रति हमको जनरॉसिटी रखना चाहिए, उनके प्रति हमको उदारता रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हमको अपने रिलीजन के साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति के रिलीजन होते हैं उसकी भी जो होता है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा जो था अशोक ने अपनी धम्म नीति के अंदर बताया है। अशोक का जो था मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जो था इस धम्म नीति को जो था फॉलो करता है तो उसको ये जो वर्तमान जीवन है जो जी रहा है उसमें तो उसको लाभ होगा ही, उसमें तो उसको सुख होगा भी, लेकिन जो व्यक्ति धम्म नीति जो होता है फॉलो करता है उसको वर्तमान में लाभ होने के साथ साथ जो होता है उसके मरने के बाद भी जो होता है उसको धम्म नीति के पालन का फल जो होता है वो मिलता रहता है। ऐसा अशोका का जो था वो मानना था। अपने इस धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए जो था अशोका ने सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि जो धम्म नीति के जो मैसेजेस जो थे उसको इन्होंने क्या किया, पिलर्स वगैरह के ऊपर या फिर रॉक्स के ऊपर जो था वो लिखवाया। और इसके साथ साथ जो था अशोक ने अपनी इस धम्म पॉलिसी के मैसेज को जो था बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो था कुछ स्पेशल ऑफिसर भी जो था अपॉइंट किए थे। ठीक है, जैसे कि जिनको जो था हम धम्म महामत्ता के नाम से जानते थे, धम्म महामत्ता। ये बेसिकली वो ऑफिसर थे जिनको अशोका ने अपॉइंट किया था अपनी धम्म पॉलिसी के प्रचार प्रसार के लिए। आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीजें जो थी वो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड वो समझ आ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और बचता है, उसको भी हम इसी आज ही जो था डिस्कस कर लेते हैं, और वो बेसिकली रिलेटेड है कि मौर्यन एम्पायर का इंपॉर्टेंस क्या था। अगर दोस्तों मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और आपके लिए बताया क्वेश्चन है कि आप सभी जानते होंगे कि जो चाणक्य थे उनको 3 नामों से जो था जाना जाता था, जिसमें से चाणक्य उनका पहला नाम था। अगर आपको चाणक्य के जो 2 और नाम हैं वो पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो था आपके लिए वो है कि अशोका ने जो था वो कलिंग का युद्ध जो था वो अपने शासन प्राप्त करने के किस वर्ष में लड़ा था, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों हम मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंस की जो था बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, अगर हम मौर्यन एम्पायर की इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों तो मौर्यन एम्पायर का जो था हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये भारत के प्राचीन इतिहास में जो था इसको सबसे लैंडमार्क एम्पायर जो होता है वो माना जाता है। मौर्यन एम्पायर को हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के अंदर होता है सबसे लैंडमार्क एम्पायर के रूप में जो होता है वो जाना जाता है। दोस्तों अगर हमको ये जानना हो कि हमारा जो भारत जो था, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो प्राचीन काल में जो था कितना ज्यादा समृद्ध था, कितना ज्यादा ताकतवर था, कितना ज्यादा विशाल था, अगर हमको ये जानना हो, ठीक है, तो इन सारी बातों को जानने के लिए हम मौर्यन एम्पायर का जो अध्ययन कर सकते हैं। मतलब कि मौर्यन एम्पायर का अध्ययन करके जो था हम ये अनुमान जो था लगा सकते हैं, हम ये अंदाजा जो था लगा सकते हैं कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो अपने प्राचीन काल में कितना ज्यादा शक्तिशाली, कितना ज्यादा समृद्ध, कितना ज्यादा विशाल हुआ करता था। और इसी की वजह से दोस्तों जब मौर्यन एम्पायर की जानकारी जो थी वो हमारे 19 या फिर 20 सेंचुरी में जब हमारे भारत के इतिहासकारों को पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में कि भारत के प्राचीन इतिहास में भी जो था एक इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, तो हमारे जो इतिहासकार जो थे एक तरीके से मतलब सरप्राइज हो गए, एक तरीके से आश्चर्यजनक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपको पता है 19 और 20 सेंचुरी में क्या था, हम ब्रिटिशर्स के जो थे गुलाम थे। ठीक है, उस समय हम ब्रिटिशर्स के जो थे गुलाम थे, हमारे पास अपनी खुद की जो थी आजादी नहीं थी, हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर के रखते थे। और अंग्रेजों ने जो था अपने आने के बाद जो था भारत
जिसको सोने की चिड़िया कभी कहा था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर दिया था। हम लोग इकोनॉमी के रूप में भी काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। लेकिन जब हमारे इतिहासकारों को था मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली था, काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने पूरे दुनिया को मतलब हम कह सकते हैं उस तरीके से उस समय डोमिनेट कर रखा था, काफी ज्यादा समृद्ध था। तो जब हमारे इतिहासकारों को मौर्यन एम्पायर के बारे में जो था पता चला, तो वो काफी ज्यादा जो था एक्साइटेड भी हुए और काफी ज्यादा सरप्राइज भी हुए। और इसी की वजह से, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो था हमको हमारे प्राचीन भारत की समृद्धता को दिखाता था, हमारे प्राचीन भारत कितना शक्तिशाली था उसका जो था एक प्रतीक था। इसीलिए क्या था, जो मौर्यन एम्पायर के जितने भी बड़े बड़े रूलर्स हुए, जैसे कि आप अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त की बात करें, तो ये सब जो था हमारे जो इंडिया के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन सबके जो था ये आइडियल भी बने। क्यों बने? क्योंकि मौर्यन एम्पायर के जो शासक थे वो हमारे भारत के शक्तिशाली होने का, समृद्ध होने के कहीं ना कहीं जो था प्रतीक को दर्शाते थे। इसके साथ साथ दोस्तों जो था यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंस जो था बताया गया है कि अशोक के समय में जो भी इंस्क्रिप्शन उनको मिले हुए हैं, जो भी इंस्क्रिप्शन उनको जो था मिले हुए हैं, वो एक स्पेक्टेकुलर आर्ट के एग्जाम्पल है, स्पेक्टेकुलर आर्ट के एग्जाम्पल है। मतलब कि अशोक के समय में जो भी इंस्क्रिप्शन बनाए गए, ठीक है, जो आर्ट सिस्टम जो था अशोक के समय का, वो एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर था, ठीक है, वो एक तरीके से अतुलनीय था, ठीक है। वैसा आर्ट सिस्टम जो था हमको बहुत ही कम ही जो था देखने को मिला है बाकी जगहों पे। इसके साथ साथ दोस्तों जो था वो एक ये है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन जो मिले हुए हैं, इनमें जो मैसेजेस लिखे थे, इसमें जो संदेश अशोक ने लिखवाए थे, वो बाकी राजाओं की तुलना में भी जो था काफी ज्यादा अलग थे। भाई बाकी राजा जो था अपने मैसेजेस क्या क्या लिखवाते हैं, अपने इंस्क्रिप्शन में जो था अपनी अचीवमेंट को लिखाते हैं, उनका साम्राज्य जो था कितना बड़ा है वो सब लिखवाते हैं, ठीक है, अपनी वाहवाही जो था लिखवाते हैं। लेकिन वहीं पे क्या था, अशोक जो था उसने क्या क्या था अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर अपनी धम्म नीति को जो था लिखाया था, अपने साम्राज्य के अंदर था सुख शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो था बात की थी, ठीक है। तो हम पाते हैं कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन जो थे बाकी के राजाओं के इंस्क्रिप्शन से जो था बिल्कुल अलग थे, ठीक है। तो इसके वजह से भी अशोक जो मौर्यन एम्पायर का जो इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है गौर करने वाली बात जो है वो ये कि ये जो मौर्यन एम्पायर था, ये मौर्यन एम्पायर जो था केवल 150 ईयर्स तक जो था वो चल पाया, केवल 150 साल तक चल था। और ये 150 साल जो होता है हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो था नहीं है। हालांकि मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो था 150 सालों तक ही जो था टिक पाया, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबा टाइम पीरियड जो था हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अपने नहीं कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो था इंपॉर्टेंस दोस्तों ये है कि मौर्यन एम्पायर जो था वो इतना बड़ा, मौर्यन एम्पायर जो था इतना बड़ा था और विशाल था, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो एब्सेंस था। इसके साथ साथ दोस्तों जो था हमारे ये भी आता है कि मौर्यन एम्पायर जो था हालांकि बहुत बड़ा विशाल था, लेकिन ये पूरे भारत के उपमहाद्वीप के ऊपर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया था, ठीक है। जैसे हमारा पूरा भारत जो था उनको आता है, ठीक है, तो इसका शासन जो था इतने एरियाज में कंसेंट्रेटेड था, साउदर्न का पार्ट जो था वो इसके अंदर नहीं आता था, ठीक है। तो ये भी जो था एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है उसको थोड़ा सा जो था मौर्यन एम्पायर की इंपॉर्टेंस जो उसको थोड़ा सा जो था वो कम करता है, ठीक है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास जो होता है फिर मौर्यन एम्पायर होता है काफी ज्यादा वीक होता चला जाता है, क्योंकि फिर इसके बाद जो होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के अंदर ही होता है बहुत सारे चीफडोम्स और बहुत सारे किंगडम्स का होता उदय होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से धीरे धीरे 2nd सेंचुरी बीसी आते आते मौर्यन एम्पायर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें जो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको होता है कोई भी कंप्लेन या फिर कोई भी क्वेरी आज के सेशन से रिलेटेड है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।